सबको नमस्कार। आज हम लोग एफपीओ प्लानिंग 24-25 में उपयोग में आने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से दो डॉक्यूमेंट्स की हम चर्चा करेंगे। एक डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट और दूसरा जो कैलकुलेटिव डॉक्यूमेंट्स है। डिस्क्रिप्टिव जिसमें हम डिटेल से एफपीओ के प्लान्स के बारे में, उसकी स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे, और कैलकुलेटिव जो मुख्य रूप से बिजनेस के फिगर्स हैं, उनका कैलकुलेशन है, उसके बारे में बात होगी। ये जो पार्ट है वीडियो का, उसमें हम मुख्य रूप से डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो कि पीपीटी फॉर्मेट में रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट को समझते हैं डिटेल में और उस पर काम करते हैं। ये हमारी पहली स्लाइड है जिसमें हम एफपीओ का नाम मेंशन करेंगे। एफपीओ का एज ईयर्स एंड मंथ्स में 2024 31 मार्च तक कितना है उसको मेंशन कर देंगे। किन ब्लॉक्स में एफपीओ काम करते हैं उसको यहाँ पे लिख देंगे। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को यहाँ बता देंगे। एफपीओ अपना प्लान फर्स्ट जो ड्राफ्ट सबमिट करेगा वो किस डेट में सबमिट कर रहा है, उसको जिस दिन आप उसको भेज रहे हैं अपने प्लान को, उस डेट को यहाँ पे डालेंगे। जब फाइनल सबमिशन जब होगा तब की क्या डेट है उस डेट को यहाँ पे मेंशन करेंगे। आप किसने आपको एफपीओ आपके प्लान को रिव्यू किया है, मे बी स्टेट के एफपीओ जो लीड हैं वो किए हो या एफपीओ आसिस कोई उसको रिव्यू किया हो। तो जिन्होंने भी आपको रिव्यू किया है इस प्लान को, उनसे बातचीत करके यहाँ पे उनका नाम आप डालेंगे। चलिए हम सेकेंड स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड स्लाइड में हमको प्लान वर्सेस अचीवमेंट फाइनेंशियल ईयर 23-24 को डालना है। जो हमारा अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें हमारा प्लान वर्सेस अचीवमेंट क्या रहा है, उसके स्टेटस को यहाँ पे हमको डालना है। इसमें अगर हेड्स को देखेंगे, कॉलम में जो हेड्स है हमारे, उसको अगर हम देख लें तो फर्स्ट ये है प्लान 23-24 में जो आपका प्लान अभी चल रहा है उसमें जो प्लान अभी है उसको यहाँ डाल देना है। जनवरी तक का अचीवमेंट क्या रहा है उसमें डालना, जनवरी तक के अचीवमेंट को। देन फरवरी और मार्च में क्या अचीवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो फिगर यहाँ पे डालना है। फिर टोटल कितना अचीवमेंट हो सकता है 31 मार्च 2024 तक का, उसको डालना है। देन वेरिएंस में कितना वेरिएंस है एक्चुअल प्लान से, उसको यहाँ पर डाल देना है। अगर एक एग्जांपल लेके समझेंगे तो पहला आपका इंडिकेटर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इनका पास थ्री करना था। सपोज कीजिए कि एफपीओ को प्लान 23-24 में 3000 शेयर होल्डर्स पास थ्री कराने थे। जनवरी तक उन्होंने 2000 तक करा लिए हैं और लग रहा है कि फरवरी मार्च में 500 और हो जाएगा। सब मिला के 2500 इनका अचीवमेंट हो जाएगा और 500 का वेरिएंस रह जाएगा, 500 कम हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे 500 इन्होंने मेंशन कर दिया है। अगर ज्यादा है तो ज्यादा को भी वेरिएंस डालेंगे और कम है तो कम को भी डालेंगे। यहाँ पे जैसा भी वेरिएंस पॉजिटिव या नेगेटिव रहता है यहाँ पे मेंशन करना है आपको। जो इसमें इंडिकेटर्स हैं प्लान वर्सेस अचीवमेंट में, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इनका पास से, जिसके बारे में मैंने बता दिया है। देन कितने डिस्ट्रिक्ट्स में आपका प्लान था, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने ब्लॉक्स में काम करने का प्लान था, कितने पंचायत में जाने का प्लान था उसको डालना है यहाँ पे। नंबर ऑफ विलेजेस, नंबर ऑफ पीजीज। अब ये पीजीज इफ एप्लीकेबल लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब कि जिन जगहों में बहुत कम है ऐसी जगह ऐसे एफपीओ जहाँ पे पीजी नहीं है, लेकिन इन केस अगर जहाँ पीजी नहीं है तो वो एफपीओ इनको छोड़ सकते हैं। अधिकतर जगहों में लेकिन पीजी है। देन शेयर कैपिटल का क्या प्लान था, शेयर कैपिटल कितना शेयर कैपिटल अमाउंट जमा करने का प्लान था उसको यहाँ पे डालना है। ध्यान रहे ये अमाउंट लाख में रहेगा, आईएनआर लाख में वैल्यू रहेगी। आपको अगर आपका 20 लाख का प्लान था खाली 20 फिगर डालेंगे वहां पे, 15 अचीव कर लिया तो 15 डालेंगे, ये नहीं 15 लाख आप डाल रहे हैं उसमें, ऐसे नहीं करेंगे। एवरेज नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने आपके हैं उसको आप डालेंगे। कैसे निकालेंगे एवरेज नंबर ऑफ शेयर होल्डर, जितने भी आपके शेयर होल्डर हैं या प्लान में है उनका आप नंबर ऑफ विलेज से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज नंबर ऑफ शेयर होल्डर आपका आ जाएगा। देन कितना शेयर होल्डर पर जीपी पर पंचायत कितना शेयर होल्डर है उसको आप निकालेंगे। सिमिलर प्रोसेस में कितने शेयर होल्डर प्लान में अचीवमेंट में है उनका कितना पंचायत में पर पंचायत कितना आ रहा है उसको आप डिवाइड कर देंगे। सिंपल आप तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए हम स्लाइड 3 में चलते हैं और देखते हैं कि स्लाइड 3 में क्या है। स्लाइड 3 भी कंटिन्यूएशन है लास्ट स्लाइड का, प्लान वर्सेस अचीवमेंट 23-24 का ही है। तो जिसके हेड्स तो मैंने पहले क्लियर कर दिए हैं। इसमें फर्स्ट हेड आपका 23-24 का प्लान है, देन जनवरी तक का अचीवमेंट है, फरवरी मार्च का एडिशनल अचीवमेंट है, और
31 मार्च तक का कितना भी एक्सपेक्टेड जो आपका अचीवमेंट होगा उसको डालना है, देन वेरिएंस डालना है। तब हमने डिस्कस कर लिया लास्ट स्लाइड में ही। इसमें जो इंडिकेटर्स हैं वो इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स डूइंग बिजनेस विद एफपीओ, कितने शेयर होल्डर्स इन्होंने बिजनेस किया है एफपीओ के साथ में, उसके बारे में बताना है इस रो में। सेकंड, आपका टोटल टर्नओवर कितना है लाख में, इसको ध्यान से रखिएगा, लाख वैल्यू डालनी है आपको। एवरेज बिजनेस कितना हुआ है शेयर होल्डर के साथ में, उसको डालना है। जितना टोटल टर्नओवर है डिवाइड बाय एक्चुअल शेयर होल्डर्स, दोज हैव डन बिजनेस, जिन्होंने बिजनेस किया है उसके साथ यहाँ पर डिवाइड कर देना, तब आपको एवरेज बिजनेस पता चल जाएगा। देन टोटल टर्नओवर का बाइफर्केशन है कि इनपुट लेवल पे कितना टर्नओवर हुआ है। इनपुट मींस सीड्स का सेल हो, फर्टिलाइजर सेल हो, पेस्टिसाइड हो, बीआरसी कोई मटेरियल हो, जो इनपुट लेवल पे जो एग्रीकल्चर इनपुट्स के कितना टर्नओवर हुआ है। सर्विस टर्नओवर, कोई सर्विसेज अगर एफपीओ दे रहा है तो उसमें कितना टर्नओवर उसका हुआ है। आउटपुट टर्नओवर, कुछ अगर कोई प्रोड्यूस सेल हुआ तो उसका टर्नओवर कितना हुआ है। प्रोसेस मटेरियल का क्या टर्नओवर रहा है पूरे साल का, उसका एक बताना है, प्लान कितना था, अचीवमेंट कितना जनवरी तक का हुआ है, देन सो एंड सो फोर्थ। देन प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ, कितना प्लान था प्रॉफिट जनरेट करने का 23-24 में, और कितना प्रॉफिट अभी तक जनरेट हुआ है, क्या वेरिएंस रहा है, इसके बारे में आपको बता देना है डिटेल में। चलिए अब हम स्लाइड 4 पे चलते हैं, देखते हैं स्लाइड 4 में क्या चीजें हैं जो एफपीओ को बतानी है 2024-25 के प्लान के लिए। स्लाइड 4 बेसिकली डेडिकेटेड है गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एफपीओ, जिसमें एफपीओ अपना गोल एंड ऑब्जेक्टिव बताएगा। इसमें दो पार्ट, दो सेक्शंस आप देख सकते हैं। एक है लॉन्ग टर्म गोल, क्या है एफपीओ का, वो रहेगा 3 से 5 साल तक का क्या गोल है उसका एफपीओ का, वो इसमें स्टेटमेंट अपना देगा। और शॉर्ट टर्म गोल में क्या है वो अपना एफपीओ बताएगा। एक मिनट पॉइंटर पे ले लेते हैं इसको, जिससे आसानी रहेगा। लॉन्ग टर्म गोल में 3-4 चीजें सजेस्टिव पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, इसको जरूर फॉलो करें। पहला ये कि गोल में आउटरीच और फार्मर्स इनकम के बारे में बात हो, एफपीओ कैसे सस्टेन कर रहा है इंस्टीट्यूशनली और फाइनेंशियली भी, उसकी चर्चा हो। और देन एफपीओ का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ह्यूमन आइडेंटिटी या कंट्रोल ओवर इनकम के क्या वो क्या किस तरह का गोल रख रहा है, उसके बारे में एफपीओ बातें करे। तो ये उसका 3 से 5 साल तक के गोल का है। देन उसी का बाइफर्केशन, कैसे वो शॉर्ट टर्म गोल्स में कैसे वो अचीव करेगा, क्या गोल उसका रहेगा, कौन सा कितना पोर्शन अभी ये 1 साल में अचीव होगा लॉन्ग टर्म गोल का, उसके बारे में आप स्टेटमेंट एफपीओ अपना देगा। 5वीं स्लाइड पे चलते हैं। 5वीं स्लाइड एफपीओ के मेजर रेवेन्यू लाइन के बारे में डिस्कस करेगा। इसके 4 सेक्शंस हैं, देखेंगे अगर, इनपुट सेल्स, सर्विस सेल्स, आउटपुट सेल्स, देन नेक्स्ट स्लाइड में प्रोसेस मटेरियल का सेल का है। इसमें जस्ट आपको रिप्लाई में यस और नो ही करना है, जिससे कि एक मोटा मोटी समझ में आ जाए कि एफपीओ के क्या रेवेन्यू लाइंस हैं। इनपुट सेल्स में सेल ऑफ सीड्स एफपीओ का यस और नो है कि नहीं है, फर्टिलाइजर सेल करने वाला है कि नहीं करने वाला 24-25 में, पेस्टिसाइड सेल्स, सैपलिंग्स का, बायो मटेरियल्स का, और कुछ भी अगर और भी इनपुट साइड में अगर एफपीओ कर रहा है एग्रीकल्चर इनपुट साइड में, तो उसको यहाँ पे डाल सकता है। मे बी कि मशरूम के लिए कुछ हम इनपुट्स दे रहे हैं, उसको आप यहाँ डाल सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे नहीं है और आपका एफपीओ एग्रीकल्चर इनपुट साइड में कर रहा है, तो यहाँ डाला जा सकता है। सर्विस सेल्स में अगर एफपीओ प्लाविंग सर्विस, स्प्रेइंग, हार्वेस्टिंग, एमएसपी या अदर कोई सर्विस जो एफपीओ दे रहा है, देने वाला है 2024-25 में, और यहाँ पे लिस्ट नहीं तो आप डालिए, और यहाँ पे यस नो यस करके डालिए। जो ऑप्शंस आपके लिए वैलिड नहीं है उसको आप हटाइए मत, डिलीट मत कीजिए, यहाँ से नो कर दीजिए। सिंपली ऐड कर सकते हैं आप, अगर रोज आपको ऐड करनी तो आप एडिशनल रोज ऐड कर सकते हैं। आउटपुट सेल्स में वेजिटेबल, ग्रेन, आउटपुट मतलब वेजिटेबल का प्रोड्यूस सेल कर रहा है या ग्रेन का भी कर रहा है, दोनों कर रहा है, दोनों में यस आ जाएगा, तो आप मेंशन कर दीजिए वहां पे। कोई और भी आउटपुट सेल आप कर रहे हैं, मे बी फ्रूट्स में कर रहे होंगे शायद, या हो सकता है कि एनटीएफपी आइटम्स में कर रहे हों, या इवन सिंपली मशरूम्स का कर रहे होंगे। जो भी आप आउटपुट सेल्स कर रहे हैं, प्रोड्यूस सेल्स कर रहे हैं, उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आउटपुट सेल्स के रेवेन्यूज में बता सकते हैं कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यस और नो में सिंपली आपको इसका आंसर देना है। 5th स्लाइड के कंटिन्यूएशन है, जिसमें हमको प्रोसेस मटेरियल में क्या रेवेन्यू लाइंस, जो माइनर रेवेन्यू लाइंस है, उसको देखना है। एफपीओ प्राइमरी प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है क्या? प्राइमरी प्रोसेसिंग मींस खाली सॉर्टिंग, ग्रेडिंग या डिस्टोनिंग करके, जैसे मान लीजिए कि मिलेट्स की या पल्सेस का खाली प्राइमरी प्रोसेसिंग आप कर दे रहे हैं, उसमें और कोई फर्दर उसका साइज शेप चेंज नहीं कर रहे हैं प्रोड्यूस का,
तो प्राइमरी प्रोसेसिंग में आ जाता है। तो वो आप कर रहे हैं, आपका एफपीओ कर रहा है क्या, यस और नो करना है यहाँ पे। सेकेंडरी लेवल में कोई प्रोसेसिंग आप कर रहे हैं क्या, प्राइमरी से ऊपर कोई मिलिंग कर रहे हैं, पल्वराइज कर रहे हैं, उसको पॉलिश कर रहे हैं, तो वो आप सेकेंडरी प्रोसेसिंग में यस और नो करके डाल सकते हैं। उसको सेल कर रहे हैं तो कर डाल सकते हैं। टर्सरी प्रोसेसिंग जिसमें आप एक और कॉम्प्लेक्स वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, ऑयल एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, बेकिंग कर रहे हैं, कुछ लड्डू बना के बेच रहे हैं, ऐसा कुछ एफपीओ कर रहा है, तो यहाँ पे आपको यस और नो मेंशन करना पड़ेगा। कोई और इसके हायर लेवल कोई प्रोसेसिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उसको मेंशन करके डाल सकते हैं। 7 स्लाइड में एफपीओ अपनी रेवेन्यू लाइंस की फर्दर डिटेलिंग करेंगे। इसमें जो हेड्स हैं, देखिए जो रेवेन्यू लाइंस हमने पहले बात की स्लाइड 6 में, उसी की फर्दर डिटेलिंग कर रहे हैं। इनपुट रेवेन्यू लाइन की बात की, सर्विस सेल के जो रेवेन्यू लाइंस उसकी बात की हमने, आउटपुट, प्रोसेसेस मटेरियल, और मॉडल एरिया एक यहाँ नया कॉलम ऐड हुआ कि क्या मॉडल एरिया है उस पर्टिकुलर क्रॉप का, उसको यहाँ पे हम बताएंगे। इसमें 3 मेजर जो हमारे एग्रीकल्चर सीजन हैं, खरीफ, रबी और समर, इसमें बाइफरकेट करना है आपको, विज रेवेन्यू लाइन्स बतानी है। पैडी अगर आप का एफपीओ पैडी में काम कर रहा है तो पैडी में क्या इनपुट पे काम कर रहा है, यस। सर्विस पे अगर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है, मान लीजिए पैडी में वो प्लाविंग की सर्विस दे रहा है, पैडी में वो एमएसपी की सर्विस दे सकता है पैडी परचेज में, तो यस करेंगे। अगर नहीं दे रहा है तो नो कर सकते हैं। आउटपुट सेल कर रहा है सिंपली, तो यस कर सकते हैं। प्रोसेसिंग कर रहा है, कुछ बहुत सारे एफपीओज हैं जो पैडी की प्रोसेसिंग भी करते हैं, तो वो यस करेंगे, बाकी नो भी कर सकते हैं। अब मॉडल एरिया क्या, आपका टारगेट एरिया क्या है पैडी के लिए, 70 डेसिमल एकड़ में लिखना है यहाँ पे आपको। देखिए मॉडल एरिया इन एकड़ लिखा है, तो एकड़ में आपको लिखना है, तो डेसिमल करके लिखा गया है। सिमिलरली मेज का, रबी में लेंटिल, तो जो भी आपके एफपीओज के लिए जो रेलिवेंट क्रॉप्स हैं उनको आप यहाँ पे डालेंगे इस सब रोज में, और देन उस पर्टिकुलर क्रॉप के किन रेवेन्यू लाइंस में आप इंगेज हैं, आपका एफपीओ इंगेज है, उसको यहाँ पे डालेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें लोग बहुत गलती करते हैं, पैडी कॉमा मेज कॉमा लेंटिल करना शुरू कर देते हैं। कॉमा मत करिए, आप एक क्रॉप के लिए एक लाइन का यूज कीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अभी स्लाइड 8 में एफपीओ का इस 24-25 के फाइनेंशियल ईयर के जो मेजर फैक्टर एंड फिगर्स हैं इंडिकेटर वाइज, उसकी एंट्री करनी है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऊपर में हाइड हो गया है, टेबल थोड़ा बड़ा है इसलिए, तो अब जब स्केप करके मेन टेबल में जाएंगे स्लाइड में तो आपको दिखेगा यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24-25। हेड्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम जो सेकंड स्लाइड में हमने देखा, ऑलमोस्ट सारे हेड्स वही हैं, कुछ एडिशनल हेड्स हैं स्लाइड 9 में, उसमें हम जब स्लाइड 9 में जाएंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। इसमें जो अगर कॉलम वाइज हेड्स को देखेंगे तो एस्टिमेटेड अचीवमेंट आपका 23 जो अचीवमेंट रहा है, जो आपने स्लाइड 2 में एंट्री किया है, उसको यहाँ पे आप डालेंगे, उस फिगर से क्या आपका एस्टिमेट होने वाला है इंडिकेटर वाइज। एडिशनल प्लान क्या आपका रहेगा 24-25 का इंडिकेटर वाइज, उसको आप डालेंगे, और इन टोटल प्लान 24-25 क्या रहेगा उसको डालना है यहाँ पे। ध्यान रहे कि सारे इंडिकेटर्स के लिए अचीवमेंट और एडिशनल प्लान ऐड होकर टोटल अचीवमेंट नहीं देगा। हम नीचे डिस्कस करेंगे कि किस इंडिकेटर्स के लिए देगा, किस इंडिकेटर के लिए नहीं देगा। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का एस्टिमेटेड अचीवमेंट एफपीओ का 2500 है, इस 24-25 में मान लीजिए वो और 1000 मेंबर ऐड करेगा, तो टोटल जो प्लान फिगर रहेगा वो 24-25 के लिए 3500 हो जाएगा, 3500 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल प्लान में आपको 3500 डालना है। 2500 23-24 तक अचीव हो चुका है, और 24-25 में एडिशनल 1000 फार्मर्स 1000 शेयर होल्डर्स ऐड करने हैं, तो 3500 टोटल प्लान यहाँ पे हो गया 24-25 के लिए। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए एफपीओ एक ही डिस्ट्रिक्ट में काम करता था इस साल, अभी कोई और नया डिस्ट्रिक्ट जोड़ने का प्लान नहीं है, तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में वो कंटिन्यू करेगा। नंबर ऑफ ब्लॉक्स 2 में काम कर रहा था, अभी कोई एडिशनल प्लान नहीं है, तो 2 ही टोटल प्लान में आ जाएगा। तो ये सारे फिगर्स आप देखिए ब्लैक बॉक्स तक सारे जितने भी फिगर हैं एस्टिमेटेड में और एडिशनल में, इनका दोनों का एडिशन समेशन जा रहा है। आप देखेंगे शेयर यहां तक, इक्विटी ग्रांट तक, देन उसके बाद के जो इंडिकेटर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर इन बिजनेस विद एफपीओ, यहाँ पे 3000 है, जो एक्चुअल शेयर होल्डर जो बिजनेस करेंगे एफपीओ साथ में, मान लीजिए 3000 है तो 3000 ऐसे ही आ रहा है। यहाँ पे आपका एस्टिमेट अचीवमेंट नहीं डाला गया है, और न ही इसको वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो वैल्यू एडिशनल प्लान में आ रही है वही वैल्यू टोटल प्लान में चली जा रही है। टोटल टर्नओवर के लिए, इनपुट टर्नओवर के लिए, सर्विस टर्नओवर के लिए, आउटपुट टर्नओवर के लिए, प्रोसेस मटेरियल टर्नओवर के लिए, जो लास्ट में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये हाइड हो गया है
साइड टेबल बड़ा होने की वजह से नेट प्रॉफिट के लिए। तो ये सब जो प्लान, एडिशनल प्लान की जो वैल्यू है वही वैल्यू टोटल प्लान में आ जाएगी ऑटोमेटिक। लेकिन यहां तक आप नंबर ऑफ पीजी, शेयर कैपिटल, इक्विटी ग्रांट, नंबर ऑफ, और यहां तक आपका ये सारी वैल्यूज एस्टिमेटेड की और एडिशनल प्लान की ऐड होके टोटल प्लान में आएंगी। स्लाइड 9 भी स्लाइड 8 का कंटिन्यूएशन है, जिसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स में एफपीओ के प्लान को हमको डालना है, जिसमें भी क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव दोनों तरह के इंडिकेटर्स हैं। क्यूमुलेटिव इंडिकेटर मतलब जो 23-24 माह से मान लीजिए अचीवमेंट था, तो 23-24 का अचीवमेंट एडिशनल प्लान उसमें ऐड होगा और 24-25 का टोटल प्लान वो बनेगा। जो नॉन क्यूमुलेटिव अचीवमेंट जैसे टर्नओवर हो गया, वो 23-24 का अचीवमेंट वहीं पे खत्म हो जाता है, वो 24-25 में फिर वो जीरो से स्टार्ट होता है जैसे टर्नओवर, तो नॉन क्यूमुलेटिव अचीवमेंट बोला जाता है। इस तरह के जो इंडिकेटर्स वो नॉन क्यूमुलेटिव इंडिकेटर्स हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं। ये पहला इंडिकेटर, नंबर ऑफ वीमेन शेयर होल्डर रिसीव पेमेंट फ्रॉम एफपीसी इन दियर अकाउंट। जो भी एफपीसी से वीमेन शेयर होल्डर्स हैं अपने अकाउंट में कोई पेमेंट रिसीव कर रही हैं, मे बी प्रोड्यूस सेल किया होगा एफपीओ को और अपने कैश में पैसा नहीं लेके अपने अकाउंट में पैसा लिया है, तो ऐसा कितने वीमेन शेयर होल्डर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने का प्लान है एफपीओ का। आइडियली तो कंप्लीट होना चाहिए, सभी वीमेन फार्मर का होना चाहिए, जितने भी वीमेन शेयर होल्डर सबका ही होना चाहिए, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो अकाउंट में ट्रांजेक्शन होना चाहिए। लेकिन स्पेशली हम एम्फसाइज कर रहे हैं कि वो कितने वीमेन फार्मर का पैसा ट्रांसफर होगा इनके अकाउंट में, तो ये फिगर आपको डालना है। नंबर ऑफ अथराइज्ड एफपीओ फील्ड स्टाफ। अब यहाँ पे जो भी एफपीओ के फील्ड स्टाफ है, फील्ड स्टाफ का यहाँ पे बोलने से मतलब है वो कोई नॉमेनक्लेचर आप रख सकते होते होंगे आपके एरिया में, कोई सीआरपी बोलेगा, कोई सीएसपी बोलेगा, हो सकता है कि एजेंट बोले, एई बोले, जो कि एफपीओ से अटैच हो, लेकिन वो फॉर्मली अटैच होने चाहिए, उनके पास कोई लेटर होना चाहिए उस तरह का एफपीओ से अथॉराइज लेटर होना चाहिए, जिससे कि वो आइडेंटिफाई हो रहे होंगे। तब ऐसे कितने स्टाफ को अपने एफपीओ अपने अंडर में रख रहा है, उसका प्लान यहाँ पे देना है, और ये क्यूमुलेटिव इंडिकेटर है। देन उनका फीमेल और मेल का बाइफर्केशन है यहाँ पे। नंबर ऑफ फार्मर ब्रॉट इन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, कितने फार्मर्स, अगर एफपीओ कुछ ऑर्गेनिक में काम करने का है या रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में काम करने का है, तो क्या उसका कुछ प्रोड्यूस के ऊपर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करने का भी प्लान है क्या, तो वो क्या प्लान है, कितने फार्मर्स को आप ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में लेके आना है, और कितना मेट्रिक टन फूड प्रोड्यूस करना है ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फूड, ये एक प्लान डालना है। देन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स प्रोफाइल एंटर्ड इन ईआरपी, ईआरपी में आपके कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एंट्री हुई है। जैसे मान लीजिए कि इस साल तक के लास्ट में आपके 1500 शेयर होल्डर्स की अचीवमेंट एंट्री हुई है प्रोफाइल की, एडिशनली आप 2000 की एंट्री करेंगे, सब मिला के 3500 का इन द नेक्स्ट ईयर जितने भी शेयर होल्डर सबकी अचीव यहाँ पे एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे नंबर यहाँ पे मिस हो गया है, तो आपको एक टर्न कंप्लीट यहाँ करना है। अब स्लाइड 10 ऑनवर्ड्स, 10, 11, 12, 13 में हम रेवेन्यू लाइंस का फिर क्वांटिटी वाइज किस तरह की क्वांटिटी में बिजनेस का बाइफर्केशन है, और मॉनिटरी इनकम वाइज भी उसका बाइफर्केशन हम करेंगे, किस कम्युनिटी स्ट्रीम से, किस रेवेन्यू स्ट्रीम से कितना इनकम आ रहा है, आने का प्लान है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे और डालेंगे, समझेंगे एफपीओ का। तो देखिए प्लान 24-25 यहाँ पे है, रेवेन्यू स्ट्रीम इनपुट लेवल पे जो रेवेन्यू स्ट्रीम है उसका बाइफर्केशन करना है। इनपुट का नाम डालना है इस सेट में, किस तरह का इनपुट है, कितना क्वांटिटी में उसको आने का, एफपीओ से एफपीओ जो भी डील करेगा कितने क्वांटिटी में डील करेगा, कितने अमाउंट की डीलिंग होनी है रेवेन्यू के टर्म्स में, इनकम के टर्म्स में। हाँ, इनकम पे याद रखिएगा, एफपीओ को क्या कॉस्ट पड़ रहा है वो नहीं, एफपीओ के इनकम के लिए किस मंथ में कितना सेल होना है, कितना परसेंट सेल होगा और किस मंथ में वो होगा। तो इसमें 4 मंथ का ऑप्शन दिए हैं, आप 4 मंथ तक जा सकते हैं, मंथ का नाम लिखना है और कितना परसेंट सेल होगा उसमें जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा इनपुट है जो थोड़ा लॉन्गर टर्म तक चलेगा आपका सेल, मे बी फर्टिलाइजर हो सकता है या कुछ भी और भी हो सकता है, तो आप उसका नंबर ऑफ रोज बढ़ा सकते हैं, या इसी में भी आप जो 4 में आप 3 महीने को 30%, देन नेक्स्ट मंथ का भी नाम एंट्री करके डाल सकते हैं उसको। आप एफपीओ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसका पर्टिकुलर इनपुट मटेरियल किस महीने में कितना सेल होने का है, वो प्लान उसके पास में रहना चाहिए, तो वही पर्पज है। आप देखिए पैडी कैसे डाला है यहाँ पे, क्वांटिटी केजी में किया हुआ है, 30,000 केजी 30 टन मान लीजिए है उसका प्लान, अमाउंट 15 लाख का रेवेन्यू आना है उसका, देन 30% जून में सेल हो जाएगा, 70% यहाँ परसेंट मिस हो गया, 70% जुलाई में सेल हो जाने का प्लान है।
है ना। तो इस तरीके से आपका स्ट्रीम का, और जितने भी तरह के पैडी, ये तो सीड का है, फर्टिलाइजर का आप डालेंगे, अगर कोई पेस्टिसाइड का भी प्लान है उसका डालेंगे, बीआरसी मटेरियल का इनपुट है उसका भी आप डालेंगे, और किस महीने में कितना सेल होने का, क्या क्वांटिटी है, क्या अमाउंट है, क्या किस महीने में कितना सेल होगा, उसका आप यहाँ पे प्लान डालेंगे। सिमिलरली स्लाइड 11 में भी आउटपुट की जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, कमोडिटीज हैं, आउटपुट लेवल पे जो काम, जिसमें आप एफपीओ काम कर रहा है उसका बाइफर्केशन करना है। वॉल्यूम में कितना डील कर रहा है उसका बाइफर्केशन, अमाउंट में कितना रेवेन्यू आ रहा है उसका बाइफर्केशन। कमोडिटी वाइज अगर कोई पैडी सेल कर रहा है, पैडी प्रोड्यूस, लेंटिल सेल कर रहा है, मेज सेल कर रहा है, तो हर रो में एक कमोडिटी को मेंशन करना है और उसका बाइफर्केशन जैसे हमने पहले देखा उस तरह से बाइफर्केट कर देना है। क्वांटिटी को, वॉल्यूम को, किस मंथ में कितना सेल होना है। अगर नंबर ऑफ मंथ ज्यादा लग रहे हैं तो आप प्लीज अपने नंबर ऑफ कॉलम्स को इंक्रीज कर लीजिए। सिमिलरली स्लाइड 12 में सर्विसेज का बाइफर्केशन होना है, सर्विसेज का नाम डालना है, वो सर्विसेज कितने फार्मर्स को सर्व होंगी, हर सर्विस के अगेंस्ट में उसको लिखना है, कितने अमाउंट का इनकम उससे एफपीओ का आएगा, और किस महीने में, किन महीनों में, किन मंथ्स में वो परफॉर्म करेंगे, और कितना अमाउंट इनकम उसका एफपीओ में आ जाएगा, उसको यहाँ पे इस प्लान में, इस टेबल में डाल देना है। स्लाइड 13 प्रोसेस और सेमी प्रोसेस मटेरियल के रेवेन्यू लाइंस को डील करता है, जिसमें हमको जितने भी हमारे प्रोसेस मटेरियल हैं, हो सकता है कि काला भात है, या जो भी हमारा रेवेन्यू कुकीज है, या कोई भी दूसरा बीआरसी आइटम्स और कुछ हम बना रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो जो भी इस तरीके के हमारे रेवेन्यू लाइंस हैं जो कि हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे डालना है, कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं उनका डालना है, कितना रेवेन्यू उससे आएगा, अगेन जो रेवेन्यू आएगा, इनकम आएगा, उसी को यहाँ डालना है अमाउंट में, और देन किस मंथ में उसका रेवेन्यू रियलाइज होगा, उस मंथ का और अमाउंट का, दोनों का ब्रेकअप यहाँ पे आपको हर सेल में डालना है जैसे आपने पहले डाला है, और डाल के उसको कंप्लीट करना है। स्लाइड 14 से 17 तक आपको आपके एफपीओ में जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, इनपुट सेल करने की, आउटपुट सेल करने की, सर्विस कर देने की, या प्रोसेस मटेरियल को सेल करने की, उन प्रक्रियाओं को, उन प्रोसेसेस को डिटेल में स्टेप वाइज डिस्कस करना है। तो इस तरह के बॉक्सेस, जो प्रोसेस बॉक्सेस होते हैं, इस तरह के पहले से डाल दिए गए हैं पीपीटी में, जिनमें आप 1 बाय 1 करके अपने स्टेप्स को डिस्क्राइब करना है। प्रक्रिया में ध्यान रहे कि एक बॉक्स में प्रक्रिया का एक ही स्टेप हो, ऐसा ना हो कि कई सारे स्टेप्स मिला के आपने एक बॉक्स में लिख दिया। फॉर एग्जांपल कि हमने, हमारे एफपीओ ने परचेज किया और परचेज करके गांव में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अभी इसको आपने एक ही बॉक्स में डाल दिया। आपको एक एक परचेज, अगर प्रोक्योरमेंट किया तो प्रोक्योरमेंट कैसे, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कहां पे लाके रखा जाएगा, उसको रख दिया। देन एफपीओ के गोडाउन से या वेयर हाउस से वो नेक्स्ट कहां जा रहा है, एई को या एजेंट को हम दे रहे हैं एडवांस, तो वहां पे जा रहा है, तो उसको यहाँ पे नेक्स्ट प्रक्रिया में डालना है फिर आपको। देन एई या एजेंट अगर सेल कर रहे हैं तो फिर देन फार्मर सेल कर दो, नेक्स्ट इसमें आएगा। देन फार्मर से पैसा आ रहा है और देन वो एफपीओ अकाउंट्स में आ रहा है, उसको यहाँ पे डालना है, देन एफपीओ में इसको बिल सबमिट हो जा रहा है। तो इस तरह का जो पूरी प्रक्रिया है उसको आपको यहाँ पे मेंशन करनी है 1 बाय 1 करके, बहुत ही सिंपल टर्म्स में और अलग अलग करके। कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि गांव में कोई एजेंट या एई के माध्यम से नहीं जाके फार्मर सीधे, जैसे खाद हो गया, बड़ा वॉल्यूम होता है, तो वो सीधे एफपीओ के गोडाउन से फार्मर लेने आने की प्रक्रिया होती है। तो उसके लिए अगर प्रक्रियाओं में अंतर है, दो प्रोसेस में इनपुट लेवल पे ही दो इनपुट के सेल के प्रोसेस में डिफरेंट है, तो आप नई सीट क्रिएट कर लीजिए इनपुट प्रोसेस के लिए। आप यहां मेंशन कर दिए इनपुट सेल्स फॉर सीड्स और इनपुट सेल प्रोसेस फॉर फर्टिलाइजर्स, तो आप दो सीट क्रिएट कर लीजिए उसके लिए। लेकिन प्रक्रियाओं को जो भी प्रोसेस हैं उन प्रोसेसेस को डिटेल में मेंशन कर दिए, और इससे एफपीओ को भी क्लैरिटी रहे कि एफपीओ किन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, और जो हम जब अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिखाएंगे तो उनको भी पता लगेगा कि हमारा एफपीओ किस तरीके से इनपुट सेल गांव तक पहुंचा रहा है, वो एक फिक्स रहेगा। और इवन आप प्रिंट आउट निकाल के अपने एफपीओ के ऑफिस में लगा सकते हैं कि इस प्रोसेस के थ्रू हमारा इनपुट सेल होता है। स्लाइड 15 में आपको
आपका एफपीओ जो भी सर्विस सेल कर रहा है, सर्विस के थ्रू इनकम कर रहा है, उसका क्या प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब करना है। अगर आपका एफपीओ प्लाविंग सर्विस दे रहा है तो प्लाविंग सर्विस देने की क्या प्रक्रिया है, कैसे एफपीओ में ऑर्डर आता है, देन उस ऑर्डर को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, क्या वो ऑर्डर किसी एजेंट को जाता है, जो कोई कहीं पे आपका सीएचसी है, कस्टमर सेंटर है, वहां पे आप उस ऑर्डर को देते हैं, या किसी ड्राइवर को ऑर्डर भेजते हैं, उस ऑर्डर को फॉरवर्ड करते हैं, देन वो ड्राइवर उस ऑर्डर को लेकर गांव में परफॉर्म करता है, देन वो रिपोर्ट करता है एफपीओ को, देन एफपीओ में उसका बिल सबमिशन होता है। तो क्या प्रक्रिया है उनको आपको एकदम स्टेप वाइज आप लिखिए। और अगर लगता है कि दो अलग अलग सर्विसेज में दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, तो उन दोनों दो अलग अलग प्रोसेस हैं, तो वो दोनों तरह की सर्विसेज को फिर अलग अलग प्रोसेस डिजाइन में लेके जाइए, प्रोसेस स्लाइड में लेके जाइए। आप दो स्लाइड क्रिएट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट करके उनको अलग अलग मेंशन कर दीजिए, ये जिससे क्लैरिटी रहे एफपीओ को भी और सबको कि हमारी ये सर्विस इसी प्रक्रिया में, इसी प्रोसेस में सेल होती है, इसी प्रोसेस में गांव में जाती है। स्लाइड 16 में एफपीओ अपने आउटपुट सेल्स के प्रोसेस को डिस्क्राइब करेगा। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि अगर दो अलग अलग टाइप ऑफ आउटपुट्स के लिए अलग अलग तरीके के प्रोसेसेस हैं, तो उनको अलग अलग साइड में आप लेके जाइए और डिस्कस कीजिए, जिससे कि वो आपके लिए रेफरेंस का काम करे आगे। स्लाइड 17, जो भी एफपीओ के प्रोसेस मटेरियल है उनके सेल के प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे अगर कुकी सेल कर रहा है तो उसके क्या प्रोसेस है, सेल करने का, रेवेन्यू इनकम करने का प्रोसेस क्या है, उसको आपको स्टेप वाइज यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। अगर आपको लगता है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस भी इंक्रीज करने, तो आप नंबर ऑफ बॉक्सेस भी इंक्रीज कर लीजिए, डबल स्लाइड करना तो डबल स्लाइड कर लीजिए, लेकिन प्रोसेस को अच्छे से डिटेल आउट कर दीजिए। स्लाइड 18 एंड 19 ये हो सकता है सारे एफपीओ के लिए एप्लीकेबल ना हो। जो एफपीओ सैपलिंग सेल करते हैं या बीआरसी में जो आपका कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट बना के सेल करते हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा, बाकियों के लिए नहीं होगा। तो जिनके लिए एप्लीकेबल है वो अपने प्रोसेस सेल ऑफ सैपलिंग, जो सैपलिंग प्रिपेयर करते हैं उनके क्या प्रोसेस होते हैं, उनको आप डिटेल आउट यहाँ पे, वो एफपीओ यहाँ पे डिटेल आउट करेंगे उन प्रोसेस को। सैपलिंग की बनने से लेके सैपलिंग के सेल होने तक की पूरे प्रोसेस को वो डिटेल आउट करेंगे। सिमिलरली स्लाइड 19 में बायो इनपुट्स के प्रोसेस को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। जो एफपीओ जैसे बीआरसी के मटेरियल्स को सेल करने में इंगेज हैं, तो वो सुपर कंपोस्ट वगैरह बना रहे हैं, तो वो क्या प्रोसेस है उसको प्रिपेयर करके स्टेप वाइज कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे उनको, या किसी बीआरसी को सारा सप्लाई दे देते हैं एडवांस में, देन वो मटेरियल प्रिपेयर करके देता है, देन उसको सेल करता है एफपीओ अपने फार्मर्स को, और सेल करने के लिए वो किसी पॉइंट्स ऑफ सेल में एडवांस करता है, कैसे करता है, जितने भी स्टेप्स हैं उसको यहाँ पे मेंशन करना है और डिटेल में बताना है। मैं अगेन एम्फसाइज कर रहा हूं कि दो एफपीओ को उसके रेवेन्यू स्ट्रीम के प्रोसेस ही उसको अलग अलग करते हैं। तो आपको अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को, जो भी आपके प्रोसेस है रेवेन्यू स्ट्रीम्स के रिस्पेक्ट में, उसको आप डिटेल में मेंशन कर दीजिए, बताइए। जनरली जो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है उसमें बहुत सारे एफपीओ ने एटलीस्ट स्टेट लेवल पे एक दूसरे, किसी एक एफपीओ ने अगर प्रिपेयर कर दिया है प्रोसेस को, तो उसी को जस्ट पेस्ट कर दिया है, उनसे मांग लिया कि भाई आपने मेहनत किया, आप लाइए हम पेस्ट कर देते हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है, अलग अलग एरिया कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से प्रोसेस अलग अलग हो जाते हैं। कहीं पे बहुत पहले से एई वगैरह बने हैं तो वो एई के थ्रू करते हैं, कहीं पे हो सकता है कि सीआरपी सीएसपी के थ्रू कर रहे हो, कहीं पे हो सकता है कि सेल्स पॉइंट बना के रखा हो, एजेंट वगैरह के थ्रू कर रहे हो। तो अलग अलग जगह में, चाहे वो इनपुट सेल करने का प्रोसेस हो, प्रोड्यूस को ट्रेड करने का प्रोसेस हो, या जो भी प्रोसेस हो, जो भी चीज रेवेन्यू या सेल करना है, उसका प्रोसेस अलग अलग रहता है जनरली। तो उसको आप, जो भी आपकी यूनिकनेस है, आप प्लीज उसको यहाँ पे मेंशन करिए। नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड 20th और 21st, ये दोनों स्लाइड्स एफपीओ अपने किसी भी प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट हो सकता है कि रेडीमेड खरीद रहा हो एफपीओ किसी से सीट खरीद रहा हो, लेकिन वो तो जब एफपीओ में आ गया तो एफपीओ का प्रोडक्ट बन गया वो। अब उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे करता है ये डिस्कस करना है और एग्जांपल लेके डिस्कस करना है। ये भी एक प्लेस है जहां पे हर एफपीओ दूसरे एफपीओ से अलग हो सकता है, जहां पे संभावना है कि एफपीओ एक अलग होगा। तो ये जो स्लाइड नंबर 20 है, इसमें एफपीओ जो है वो अपने शेयर होल्डर या कस्टमर को जब कोई चीज सेल करता है तो उसके प्राइसिंग तक कैसे अराइव करता है, उसकी प्राइसिंग तक कैसे पहुंचता है।
चाहे वो सैपलिंग की प्राइस हो, इनपुट कस्टमर को सेल करता है कि शेयर होल्डर को सेल करता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, चाहे वो इनपुट की हो, चाहे वो हो सकता है कि बिटर गॉर्ड या वाटरमेलन के रेडीमेड जो आते हैं सीड पैकेट उनकी ही हो, उनकी प्राइस कैसे वो डिराइव करता है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इसकी जरूरत इसीलिए है क्योंकि इसी पे आप मैटर करेगा कि एफपीओ जो है वो क्या वो प्रॉपरली सारे फैक्टर्स को प्राइसिंग के वो कैप्चर कर रहा है, कंसीडर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको आप यहाँ पे लिखिए जिससे कि वो लोग समझ पाए कि कैसे आप प्राइसिंग तक पहुंचते हैं जो जो प्रोडक्ट्स आपको शेयर होल्डर को सेल करते हैं। हम फिर देन नेक्स्ट 21st स्लाइड में हम उसमें जो प्रोडक्ट आप किसी वेंडर को, नॉन कस्टमर किसी वेंडर को, जैसे मान लीजिए कि वेजिटेबल हो गया या राइस हो गया, जो आप बड़े वेंडर सेल करते हैं, जब मार्केट में ले जाकर सेल करते हैं, ट्रेड करते हैं, जब आप वहां पे कैसे आप प्राइसिंग डिसाइड करते हैं अपने प्रोडक्ट की, उसको आपको 21st स्लाइड में डिस्कस करना है। ये स्लाइड 21st है। यहाँ पे आप पार्टी को, किसी एक्सटर्नल पार्टी को, नॉन शेयर होल्डर जो है, जो बड़ा कोई ट्रेडर है, उस तक जब आप सामान, बल्क सामान लेके जा रहे हैं, 20 टन पैडी का सेल कर रहे हैं, राइस का सेल कर रहे हैं, वीट का सेल कर रहे हैं, वेजिटेबल की गाड़ियां जा रही हैं, उसकी वैल्यू कैसे आप डिसाइड करते हो, कैसे डिसाइड करता है, उसकी कॉस्टिंग, उसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड करता है, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करता है, क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज आप कंसीडर करते हैं। तो कोई एक या दो एग्जांपल लेके आपको ये दोनों 20th स्लाइड और 21st स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करना है। 22nd स्लाइड में एफपीओ अपनी मेजर स्ट्रेटजीज को बताएगा कि क्या मेजर स्ट्रेटजीज है। ये मेजर स्ट्रेटजीज हम आप देखेंगे आप 4 पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं, फिर देन उसको अलग अलग सेक्शंस में भी डिवाइड किया गया, 4 या 5 है, देख लेंगे। तो 21st स्लाइड में मेजर मोबिलाइजेशन के अराउंड में क्या स्ट्रेटजीज है, या मेजर एक्टिविटीज आप लिख सकते हैं। अगर स्ट्रेटजीज बहुत प्रॉब्लम होगी लिखने में, तो क्या मेजर एक्टिविटीज हैं, ब्रॉड एक्टिविटीज, आप उसको लिखिए। मोबिलाइजेशन के अराउंड में शेयर होल्डर, शेयर मनी मोबिलाइजेशन, विलेज पंचायत, जो भी आपकी ज्योग्राफिकल आउटरीच है, उसको आप कैसे मोबिलाइज कर रहे हैं, क्या आपका प्रोसेस होगा, उसको आप लिखिए। बिजनेस करने का क्या स्ट्रेटजी होगा, है ना, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। रेवेन्यू लाइंस कैसे एफपीओ को सस्टेन करेगा, उसको, उसकी क्या प्रोसेस होंगे, उसको आपको डिटेल करना है। और यहाँ पे इस स्लाइड में वो क्योंकि हमारे सारे एफपीओज वीमेन एफपीओज हैं, तो वीमेन आइडेंटिटी के लिए एफपीओ क्या मेजर स्ट्रेटजीज या ब्रॉड एक्टिविटीज ले रहा है, उसको यहाँ मेंशन करेगा। और देन लास्ट सेक्शन में स्ट्रेटजीज के कि अगर कोई एफपीओ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर या रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रहा है, तो उनकी रेवेन्यू लाइंस में काम कर रहा है, तो वहां पे क्या स्ट्रेटजीज हैं, उन ब्रॉड एक्टिविटीज है, उनको यहाँ पे बताएगा। इस स्लाइड पे एफपीओ ने जो भी प्लान ऊपर बनाए हुए हैं, जो भी फैक्ट एंड फिगर्स बनाए हुए हैं, चाहे वो आउटरीच पे हो, कैपिटल के को अरेंज करने में हो, या आपका टर्नओवर के ऊपर हो, प्रॉफिट के ऊपर हो, तो उन सारे इंडिकेटर्स में किस तरह के चैलेंजेस या रिस्क एफपीओ इंट्यूट कर पा रहा है, ये एनालिसिस कर पा रहा है, उसको यहाँ पे वो सारे रिस्क और चैलेंजेस को यहाँ पे लिखेगा। और लिखने की फायदा ये होगा कि वो पहले से प्रिपेयर रहेगा। जो रिस्क हो सकता है कि, या चैलेंज हो सकता है कि वो अंडर कंट्रोल हो, तो उनके ऊपर काम भी कर सकता है। अगर रहेगा यहाँ पे, नहीं भी है तो उसके लिए हो सकता है कि सपोर्ट मोबिलाइज करे, किसी से हेल्प मांगे, तो वो भी संभव है। तो यहाँ पे सारे रिस्क एंड चैलेंजेस को एफपीओ आर्टिकुलेट करेगा। स्लाइड 25 में डॉक्यूमेंट्स अटैच हैं। यहाँ पे कुछ भरना नहीं है आपको स्लाइड में, लेकिन डॉक्यूमेंट्स अटैच हैं, डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड करेंगे। बिजनेस प्लान का डॉक्यूमेंट है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और करके बिजनेस प्लान को कंप्लीटली बना सकते हैं। अगर आपके पास अपना कोई फॉर्मेट है जिसमें आप ज्यादा, जब आपको ज्यादा इजी लगता है, ज्यादा आप कंफर्टेबल है, तो आप उस बिजनेस प्लान के डॉक्यूमेंट को भी बना के शेयर कर सकते हैं आप सेंट्रली। अदरवाइज आप इस बिजनेस प्लान जो यहाँ पर अटैच किया गया उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, डाउनलोड कर ले सकते हैं। कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है बिजनेस प्लान का, जिसको आप रिव्यू कर सकते हैं, मंथली देख सकते हैं कि आपका कैश फ्लो जो आपने बनाया था बिजनेस प्लान में, आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो इस कैश फ्लो का चाहे तो आप इस बिजनेस प्लान से कॉपी करके शीट को एक क्रिएट कर दीजिए, नया शीट बना दीजिए और सेव कर लीजिए। इस बार हम कैश फ्लो को ईआरपी में भी अपलोड करेंगे और उसको मंथली एफपीओ ट्रैक कर पाएगा, तो इसलिए भी ये अलग से डॉक्यूमेंट चाहिए कैश फ्लो का, तो ये प्रिपेयर करके रखेंगे। और ये मंथली प्लान जो आपने ईआरपी में भरते हैं उसी का ये फॉर्मेट है, तो ये भी आपको अटैच करके भर के रखना है। जैसे अप्रैल में ईआरपी का प्लेटफॉर्म 24-25 का डाटा एंट्री करने के लिए खुलेगा, उस समय आप उसको भर देंगे। ये यहाँ पे देखिए एक 2025 होगा यहाँ पे।
एक बार आपने कैश फ्लो बना लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट प्लान क्या आपको लोन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो आप अब इस स्लाइड नंबर 26 में अपना लोन रिक्वायरमेंट क्रेडिट प्लान को भी आप भर सकते हैं। तो अगर आपके पास में कोई लोन रिक्वायरमेंट समझ में आ रहा है कि हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो में डिफरेंस है, किसी महीने में हमको लोन की जरूरत पड़ेगी, तो आप उसको यहाँ पे भरेंगे। और लगता है कि नहीं हमको तो लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इस स्लाइड को डिलीट मत कीजिए, यहाँ पे नो लिख के आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। अदरवाइज आप डिटेल को यहाँ पे जो भी आपका लोन डिटेल है, लोन प्लान है, उसको आप भर दीजिए। थैंक यू। इसके साथ ही हम लोग ने जो भी डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट है प्लान प्लानिंग का, उसको हमने कंप्लीटली समझ लिया है। 1 से लेके 27 तक टोटल अगर देखेंगे 25 इफेक्टिव स्लाइड्स और 2 प्रीफिक्स और सफिक्स मिला के 27 स्लाइड्स हैं, जिसको आपको डिस्क्रिप्टिव तरीके से भरना है, जो कि आपको पूरे साल आप उसको रेफर कर सकते हैं। किसी को एज अ रेफरेंस आप दिखा भी सकते हैं, बता सकते हैं। इसके साथ में जो एक्सेल शीट अटैच की थी वो भी रहेगा, तो उसका भी एक इस तरीके से वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल बना के एक दिखा देंगे। जिसको भी जरूरत पड़ेगा उसको वो वहां से उसका सीख सकता है और भर सकता है। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्लानिंग को भरिए और प्लीज अपने कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को लिखिए, एंट्री कीजिए। और आप सब लोग बहुत आप एफर्टफुल हैं और एकदम कॉम्पिटेंट हैं भरने के लिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहीं से भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप भर के आप शेयर कीजिए आप टाइमलाइन के अंदर। थैंक यू।